22 मई 1960 इजरायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री इजरायली संसद नसेट को संबोधित करने वाले थे। सभी सांसदों में एक अजीब कौतूहल था कि शाम 4 बजे पूर्ण संसद की बैठक क्यों बुलाई गई है। सभी जानना चाहते थे कि बात क्या है। शाम ठीक 4 बजे तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने नेसेट में जब यह बताया कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने सबसे बड़े नाजी अपराधी एडोल्फ आइशमन को पकड़ लिया है और वो इजरायल के कब्जे में है, तो पूरा नेसेट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। मोसाद के इस हैरत अंगेज और अविश्वसनीय ऑपरेशन की खबर सुनकर पूरी दुनिया हैरत और आश्चर्य में डूब गई। किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि नाजियों द्वारा यहूदियों के नरसंहार के 15 साल बाद अर्जेंटीना में नाम बदलकर रह रहे यहूदियों के सबसे बड़े दुश्मन एडोल्फ आइशमन को मोसाद न केवल ढूंढ निकालेगी बल्कि उसे पकड़कर इजरायल ले आएगी। एडोल्फ आइशमन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अन्य नाजी नेताओं के साथ मिलकर उस अपराध के लिए जिम्मेदार था जिसे उन्होंने अंतिम समाधान यानी फाइनल सॉल्यूशन का नाम दिया था, जिसके तहत उस दौरान यूरोप में रहने वाले 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया गया था। यह पिछली सदी की सबसे क्रूरतम घटनाओं में से एक थी, जिसमें हिटलर के नाजी सैनिकों द्वारा लाखों यहूदियों की हत्या की गई। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्ति के कगार पर था, तब हिटलर ने आत्महत्या कर ली। युद्ध के बाद नाजी अधिकारियों की धरपकड़ शुरू हुई, उन पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें सजाएं दी गई। ऐसे में कई नाजी अधिकारी गिरफ्तारी से बचने के लिए जर्मनी से भाग गए और नाम बदलकर दूसरे देशों में छिपकर रहने लगे। इन्हीं नाजी अधिकारियों में से एक था एडोल्फ आइशमन, जो दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जर्मनी से अर्जेंटीना भाग गया था और रिकार्डो क्लेमेंट के नाम से छिपकर रह रहा था। आइशमन की क्रूरता की मिसाल यह थी कि जब लाखों यहूदियों का योजनाबद्ध तरीके से नरसंहार करने वाला आइशमन से उसके इस निर्मम कृत्य के लिए पूछा गया, तो उसने अपने किए पर किसी भी तरह के पछतावे से इनकार किया और कहा कि अगर हमने यूरोप में रह रहे सभी 1 करोड़ 30 लाख यहूदियों को खत्म कर दिया होता तो मैंने अपना काम पूरा किया होता। हिटलर की हार के बाद कोई नहीं जानता था कि आइशमन कहां गया। इधर यहूदी अपने लिए एक स्वतंत्र देश की स्थापना के बाद यूरोप में यहूदियों के साथ हुए नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों को ढूंढ कर खत्म कर रहे थे और मोसाद इन कामों को बखूबी अंजाम दे रहा था। इसी दौरान साल 1957 में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद को एक दिन अपने जर्मन सूत्रों से खबर मिली कि एडोल्फ आइशमन जिंदा है और नाम बदलकर अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में छिपा हुआ है। उसका फर्जी नाम रिकार्डो क्लेमेंट है। मोसाद के तत्कालीन प्रमुख आइसर हारेल को जब यह खबर मिली तो एक बारगी उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि यहूदी होलोकास्ट का मुख्य अपराधी जिंदा है और अर्जेंटीना में रह रहा है। उन्होंने उसकी पूरी छानबीन कराई और जब पक्का यकीन हो गया कि आइशमन जिंदा है, तब आइसर हारेल सारे सबूतों के साथ इजरायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन से मिले और उन्हें बताया कि यहूदियों का सबसे बड़ा दुश्मन आइशमन का पता चल चुका है, वो अर्जेंटीना में छिपा हुआ है। मोसाद के कारनामों पर अपनी किताब द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ द इजरायली सीक्रेट सर्विस मोसाद में माइकल बार जोहार और निसिम मिशाल ने लिखा है कि आइसर की बातों को सुनने के बाद बेन गुरियन की पहली प्रतिक्रिया थी, उसे जिंदा या मुर्दा लेकर आओ, बेहतर होगा कि उसे जिंदा लाया जाए। यह हमारे नौजवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेन गुरियन से हरी झंडी मिलने के बाद मोसाद ने आइशमन को पकड़ने के लिए ऑपरेशन आइशमन की शुरुआत की। मामला इतना आसान नहीं था। अभियान को अंजाम देने में कई बाधाएं थीं। विदेशी धरती पर ऑपरेशन को अंजाम देना था। आगे क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन मोसाद को आइशमन किसी भी कीमत पर चाहिए था। आइसर ने चुन चुनकर मोसाद के बेहतरीन एजेंट्स को इस ऑपरेशन में शामिल किया। रफी एइतान को इस दल का कमांडर बनाया गया। रफी एइतान मोसाद का एजेंट नहीं था, वो इजरायल की आंतरिक इंटेलिजेंस विंग शबाक में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका था। उसकी क्षमताओं को देखते हुए उसे चुना गया था। ऑपरेशन आयुष्मान के लिए एजेंट्स का चयन होने के बाद
अप्रैल 1960 के अंत में मोसाद के 4 जासूसों की टीम 4 अलग-अलग दिशाओं से अर्जेंटीना में प्रवेश करती है। उन्होंने ब्यूनस आयर्स में एक घर किराए पर लिया जिसका कोड नेम द कैसल रखा गया। हालांकि रफी एइतान और उसकी टीम ने ब्यूनस आयर्स पहुंचने से पहले ही योजना के मुताबिक अलग अलग जगहों पर 7 घर और 1 दर्जन कारें आयुष्मान के अपहरण के लिए पूरे शहर में बुक की थी। इन घरों में सबसे महत्वपूर्ण घर का कोड नाम था द बेस, जहां आयुष्मान को पकड़ने के बाद रखा जाना था। 1 मई 1960 को मोसाद के चीफ आइजर हारेल भी एक यूरोपीय पासपोर्ट पर ब्यूनस आयर्स पहुंच गए। इस बीच आइसर को पता चला कि 20 मई 1960 को अर्जेंटीना अपनी आजादी की 150वीं वर्षगांठ मनाएगा। इजरायल सरकार ने तय किया कि इस मौके पर शिक्षा मंत्री अब्बा इबान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अर्जेंटीना जाएगा और उनको इजरायल एयरलाइंस का एक विशेष विमान विस्परिंग जायंट लेकर जाएगा। किसी को भी इस बात की कानो कान खबर नहीं लगी कि इजरायल एयरलाइंस अपना विशेष विमान क्यों भेज रहा है। यहां तक कि शिक्षा मंत्री अब्बा इबान भी इससे अनजान थे। दरअसल इन सब के पीछे आइसर हारेल का दिमाग था। ब्यूनस आयर्स के लिए 601 नंबर का इजरायली विमान 11 मई को उड़ान भरने वाला था और 12 मई को इजरायल के लिए वापस लौटना था। इसे देखते हुए आयुष्मान को 10 मई को पकड़ने की योजना बनाई गई। विमान के चालक दल के सदस्यों को काफी सावधानी पूर्वक चुना गया था, लेकिन ऐन मौके पर हुए एक बदलाव की वजह से पूरी योजना पर संकट के बादल मंडराने लगे। दरअसल अर्जेंटीना के स्वाधीनता समारोह में बड़ी तादाद में मेहमान आने वाले थे। इस वजह से अर्जेंटीना के विदेश मंत्रालय ने इजरायली प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया कि वे 19 मई तक अपने आने का कार्यक्रम स्थगित कर दें। अर्जेंटीना में मौजूद मोसाद के एजेंट्स के लिए बेहद संकट की घड़ी पैदा हो गई। मोसाद के लिए इसका मतलब था कि या तो वे आयुष्मान की गिरफ्तारी को 19 मई तक के लिए टाल दें या 10 मई की योजना पर काम करते हुए आयुष्मान को गिरफ्तार कर लें और अगले 9-10 दिनों तक उसे छिपा कर रखें। हालांकि तमाम आशंकाओं और चुनौतियों के बावजूद आइसर ने मूल योजना पर ही काम करना तय किया। इसे सिर्फ एक दिन के लिए आगे बढ़ाया गया, यानी आयुष्मान को पकड़ने का दिन 11 मई और समय शाम 7:40 मुकर्रर हुआ। 11 मई की सुबह मोसाद के एजेंट्स ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। आयुष्मान रोज शाम को 7:40 पर बस नंबर 203 से घर लौटता था और थोड़ी दूर पैदल चलकर घर पहुंचता था। इसी पैदल चलने के दौरान आयुष्मान को पकड़ना था। योजना के मुताबिक आयुष्मान को पकड़ने के लिए 2 कारों का इस्तेमाल किया गया। एक कार में आयुष्मान को उठाने वाले एजेंट्स मौजूद थे, जबकि दूसरी कार उनकी सुरक्षा के लिए थी। शाम के 7:40 बस नंबर 203 मोड़ पर रुकी, लेकिन उसमें से कोई नहीं उतरा। मोसाद के एजेंट्स हर आने वाली बस पर नजरें गड़ाए हुए थे। शाम 7:50 तक 2 और बसें आई, लेकिन आयुष्मान उनमें से किसी में नहीं था। मोसाद के एजेंट्स को लगा कि आयुष्मान को शायद ऑपरेशन की भनक लग गई और वो भाग गया। लेकिन तभी 8:05 पर मोड़ पर एक बस रुकती है। शुरू में इजरायलियों को कुछ नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद उन्हें अंधेरे में एक काली छाया अपनी तरफ आती दिखाई दी। जैसे ही वो परछाई नजदीक आई, मोसाद के एजेंट्स की बाँछें खिल गईं। वो रिकार्डो क्लेमेंट का नकली नाम लिए आयुष्मान ही था। जैसे ही आयुष्मान कार के नजदीक पहुंचा, कार में बैठे एजेंट्स ने कार की हेडलाइट ऑन कर दी। तेज रोशनी की वजह से आयुष्मान की आंखें चौंधिया गईं। इस बीच मोसाद के एजेंट जोवी मल्किन ने स्पेनिश में बोला, मोमेंटिटो सेनियोर, यानी 1 मिनट महाशय। क्लेमेंट ने फ्लैशलाइट निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। इसी दौरान वहां खड़े जोवी मल्किन को लगा कि वो पिस्टल निकाल रहा है। वो उस पर कूद पड़ा और सड़क के किनारे पटक दिया। इस बीच अन्य एजेंट्स ने मिलकर आयुष्मान को पकड़ लिया और उसे कार की पिछली सीट के नीचे डाल दिया। ड्राइवर ने कार चालू की और वो तेजी से आगे बढ़ गई। चलती कार में ही आयुष्मान के हाथ पांव बांध दिए गए और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया ताकि वो चिल्ला ना सके। रास्ते में मोसाद के एजेंट्स क्लेमेंट के शरीर पर उन निशानों को ढूंढते रहे जिसकी चर्चा एसएस की फाइलों में थी। एसएस यानी शूटस्टाफेल या प्रोटेक्शन स्क्वाड की स्थापना मूल रूप से हिटलर के निजी अंगरक्षक इकाई के रूप में की गई थी। सारे निशानों के सही मिलने पर वो पूरी तरह से निश्चित हो गए कि पकड़ा गया व्यक्ति आयुष्मान ही है।
आयुष्मान को लेकर कार उसके छिपने के लिए पहले से तैयार सबसे सुरक्षित ठिकाना द बेस पर आकर रुकी। आयुष्मान को घर के अंदर लाया गया। घर के अंदर आयुष्मान से हर तरह के सवाल किए गए, मसलन तुम्हारे जूते और टोपी का साइज क्या है, जन्मतिथि, पिता का नाम, मां का नाम, नाजी पार्टी का नंबर और एसएस का नंबर क्या था, इत्यादि। आयुष्मान ने बिना प्रतिरोध के सभी सवालों के जवाब सही दिए, लेकिन जब उससे नाम पूछा गया तब पहली बार उसका जवाब था रिकार्डो क्लेमेंट। जब दूसरी बार नाम पूछा गया तो उसने ऑटो हेनिंगर बताया। एजेंट ने जब तीसरी बार फिर से नाम पूछा तो उसने इस बार अपना सही नाम बताया, एडोल्फ आयुष्मान। एडोल्फ आयुष्मान नाम सुनते ही पूरे कमरे में खामोशी छा गई। मोसाद के एजेंट्स के मन में जहां आयुष्मान के प्रति घृणा थी, वहीं उसे पकड़ने की खुशी भी थी। अब चुनौती थी अगले 10 दिनों तक आयुष्मान को अर्जेंटीना की पुलिस से छिपा कर रखना। वो 10 दिन इजरायली जासूसों की जिंदगी के सबसे लंबे दिन थे, जो विदेश में अपने कैदी के साथ छिपे हुए थे। सब बेसब्री से 19 मई का इंतजार करने लगे। आखिर 19 मई को दोपहर में इजरायली विमान ब्यूनस आयर्स में उतरा। आइसर ने पायलट जवी तोहार से बात कर विमान को 20 मई की आधी रात को वापस इजरायल लौटने का समय निर्धारित किया। बीस मई की रात को योजना के मुताबिक आयुष्मान को इजरायली एयरलाइंस की वर्दी पहनाई गई। उनकी जेब में जीव जिक्रोनी के नाम से एक झूठा पहचान पत्र रखा गया। मोसाद के सारे एजेंट्स ने भी इजरायली एयरलाइंस की वर्दी पहन रखी थी। मोसाद के एजेंट्स के साथ मौजूद डॉक्टर ने आयुष्मान को ऐसा इंजेक्शन लगाया जिससे उसे नींद तो नहीं आई, लेकिन उसे धुंधला दिखाई देने लगा। वो सुन, देख और यहां तक कि चल सकता था, लेकिन बातचीत नहीं कर सकता था। 20 मई की रात करीब 11:30 बजे मोसाद के जासूस आयुष्मान को लेकर ब्यूनस आयर्स एयरपोर्ट पर पहुंचे। आयुष्मान का मेकअप उन्होंने इस तरह से किया था कि उसके परिवार वाले भी उसे देखकर नहीं पहचान सकते थे। पूरी सावधानी के साथ उसे सहारा देकर विमान पर चढ़ाया गया। रात को ठीक 12 बजे इजरायली विमान ब्यूनस आयर्स से तेल अवीव के लिए रवाना हुआ। मोसाद के जासूसों ने राहत की सांस ली। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। उन्होंने उस क्रूर अपराधी को पकड़ लिया था जो लाखों यहूदियों की हत्या का जिम्मेदार था। 22 मई की सुबह विमान तेल अवीव के लोद हवाई अड्डे पर उतरा, जिसे अब बेन गुरियन हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। सुबह करीब 10 बजे आइसर जेरूसलम पहुंचा और प्रधानमंत्री बेन गुरियन को आयुष्मान की गिरफ्तारी की खबर सुनाई। 22 मई को ही शाम 4 बजे डेविड बेन गुरियन ने इजरायली संसद नेसेट में कहा कि इजरायल के सुरक्षा बलों ने सबसे बड़े नाजी अपराधियों में से एक 60 लाख यूरोपीय यहूदियों की मौत के जिम्मेदार एडोल्फ आयुष्मान को पकड़ लिया है। वो इस समय इजरायल में एक जेल में है। जल्द ही उस पर इजरायली कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा। 11 अप्रैल 1961 को जेरूसलम में एडोल्फ आयुष्मान का मुकदमा शुरू हुआ और 15 दिसंबर 1961 को आयुष्मान को फांसी की सजा सुनाई गई। 31 मई 1962 को उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। यह पिछली सदी का सबसे प्रसिद्ध मुकदमा था। साथ ही इजरायल के इतिहास में यह पहली और आखिरी फांसी थी। आयुष्मान की गिरफ्तारी ने मोसाद की छवि को खुफिया सेवा में दुनिया में कई गुना बढ़ा दिया। पूरी दुनिया ने उसका लोहा माना। मोसाद की रहस्यमयी और गोपनीयता में लिपटी हुई कारनामे उसे दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी बनाते हैं। मोसाद के अनहैरत अंगेज और खतरनाक ऑपरेशंस के बारे में जानने के लिए देखते रहिए विषय विशेष। और हाँ, अगर ये कार्यक्रम और इसके कंटेंट आपको पसंद आए हों तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।